Hello students, welcome back to RN's classes. Today we will discuss the unit first biodiversity part 1 from your book Environmental Education class 12 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। और इस यूनिट के अंदर हम लोग क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं, कंसेप्ट, वैल्यूज़ एंड लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं, लेवल्स क्या हैं, और फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल बैलेंस और प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेंस ऑफ मैनकाइंड, रिसोर्स लिमिटेशंस, इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे कंसेप्ट एंड वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। राइट, ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड विद इन एन एरिया और इकोसिस्टम्स आर रेफर टू एज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। अब सारी तरह के जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, या फिर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, जो वहाँ का इकोसिस्टम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। बायो प्लस डाइवर्सिटी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? All the plants, animals and microorganisms found within an area or ecosystem are referred to as biological diversity or biodiversity. Right? तो ये तो था इसका कंसेप्ट। अब इस टर्म को सबसे पहले किसने यूज़ किया? इस टर्म को सबसे पहले यूज़ किया था वॉल्टर जी रोजे ने 1986 में, और फिर इसको री इंट्रोड्यूस किसने किया था? E.O. विल्सन ने 1944 में। तो यहाँ तक अगर आपके क्वेश्चंस जो बनते हैं वो पहला हो गया कि बायोडाइवर्सिटी है क्या, तो उसमें हम लिख देंगे कि सारे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, जिसको कि हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फिर सेकंड आपका क्वेश्चन बन गया कि जो बायोडाइवर्सिटी टर्म थी इसको सबसे पहले किसने यूज़ किया था? वॉल्टर जी रोजेन ने किया था। थर्ड क्वेश्चन आपका बन गया कि वॉल्टर जी रोजेन ने बायोडाइवर्सिटी टर्म को कब यूज़ किया था? 1986 में किया था। और फिर बायोडाइवर्सिटी को री इंट्रोड्यूस किसने किया था आफ्टर वॉल्टर जी रोजेन? E.O. विल्सन ने किया था। कब किया था? 1944 में। ठीक है जी। अभी ही मेड द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी सो पॉपुलर दैट टुडे दिस टर्म इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स एंड इवन बाय जनरल पब्लिक। और E.O. विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी के कंसेप्ट को, अवधारणा को इतना लोकप्रिय बना दिया था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो वैज्ञानिक थे, जो पॉलिसी मेकर थे, इवन जो आम जनता थी, उसने भी इसको यूज़ करना शुरू किया था। अब क्या हुआ कि जनता को पता तो लग गया कि बायोडाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन वो इसके बारे में और कुछ जानना चाहते थे। तो people organized a number of concerts and conferences to get knowledge about biodiversity and also regarding its conservation. अब लोगों ने बहुत सारी कंसर्ट और कॉन्फ्रेंसेस जो थी वो ऑर्गेनाइज की। क्योंकि वो बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जैव विविधता के बारे में जानना चाहते थे और इसको संरक्षित कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में भी वो जानना चाहते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1972 आ कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन स्टॉकहोम। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी पर 1972 में एक कॉन्फ्रेंस हुई। कहाँ पे हुई? स्टॉकहोम में हुई। तो इसमें दो क्वेश्चंस बन गए कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो थी बायोडाइवर्सिटी पर वो कब हुई थी? 1972 में। कहाँ हुई थी? स्टॉकहोम में हुई थी। तो देयर आफ्टर इन 1992 एट रियो डी जेनेरो a conference under the name Environment in Development was conducted by the United Nations Organization to generate awareness to human beings towards बायोडाइवर्सिटी। और उसके बाद 1992 में रियो डी जेनेरो में एक कॉन्फ्रेंस जो थी वो हुई थी, किसके रिगार्डिंग? एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो एक टाइटल के अंडर, ताकि जो लोग हैं उनको बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जैव विविधता के बारे में जानकारी दी जा सके। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो किसने कंडक्ट की थी? ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट की गई थी। तो इस में से आपके क्वेश्चंस कौन कौन से बने कि फर्स्ट को कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी जो थी वो कहाँ पे जो कंडक्ट की गई थी? स्टॉकहोम में कंडक्ट की गई थी। कब कंडक्ट की गई थी? 1972 में। और उसके बाद
दोबारा कॉन्फ्रेंस 1972 के बाद कब हुई थी? 1992 में, यानी कि आफ्टर 20 ईयर्स। सिंपल सा याद कर लो। In January 2000, more than 170 countries jointly signed a treaty in connection with biodiversity. और जब रियो डी जेनेरियो में कॉन्फ्रेंस हुई अंडर द टाइटल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, किसने ऑर्गेनाइज किया? यूनाइटेड नेशंस ने। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने क्यों कंडक्ट किया था? ताकि लोगों को अवेयर करवाया जा सके बायोडाइवर्सिटी के बारे में। और 2000 में, ठीक है, जो 170 देश थे उन्होंने एक ट्रीटी जो थी, एक संधि जो थी, उस पे हस्ताक्षर किए थे, जो कि किसके संदर्भ में थी? जैव विविधता के संदर्भ में थी। ठीक है, अभी हम करेंगे कि वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसका हमारी लाइफ में क्या वैल्यूज़ हैं? तो इसका जेनेटिक तौर पे, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल, मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा सिग्निफिकेंस है, बहुत सारी इसका इम्पोर्टेंस है। तो जेनेटिक वैल्यू क्या हो गया कि स्टार्टिंग से ही जो फार्मर्स थे वो वाइल्ड जो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स थी उसको डोमेस्टिकेटेड जो स्पीसीज थी उस पे या फिर वैराइटीज़ पे जो थी वो क्या कर रहे थे? इंट्रोड्यूस कर रहे थे। क्योंकि उससे एक नई किस्म की खेती जो थी वो एग्जिस्ट करती थी और उससे पैदावार भी ज़्यादा होती थी। और वो जो नई किस्म की खेती जो थी वो हुई या फसल जो हुई, ठीक है, तो उसमें जो डिसीज रेजिस्टेंस था वो भी बहुत कम था। ठीक है, तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग फार्मर्स आर डेवलपिंग बेटर वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो इस सिलेक्शन को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जिसमें कि जो वाइल्ड वैरायटी होता है उसके जीन्स को किसके साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है? डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज के साथ, राइट। और उससे पैदा होने वाली जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा होती थी और उसमें जो रोग थे वो बहुत कम लगते थे उस फसल को। राइस ग्रोन इन एशिया इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम 4 डिसीजेज। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि जो एशिया में जो चावल की पैदावार होती है उसको 4 तरह के डिसीजेस से बचाया जा सका। क्योंकि जो वाइल्ड जो किस्म की वैरायटी थी उसको डोमेस्टिकेटेड वैरायटी के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था और उसका नाम क्या था? वाइल्ड राइस स्पीसीज का ऑर्जिया निवारा, ठीक है, जो इंडिया से थी। फॉर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बायोडाइवर्सिटी इज अ जीन बैंक दैट कैन बी यूज टू डेवलप बेटर क्रॉप्स। अब जो खेती बाड़ी के फील्ड में, जो खेती के फील्ड में जो वैज्ञानिक हैं, ठीक है, उनको, कृषि वैज्ञानिकों को ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक जीन बैंक की तरह जो काम करता है, क्योंकि जो वाइल्ड वैरायटी है उसको इंट्रोड्यूस करके डोमेस्टिकेटेड वैरायटी में नई नई किस्म की पैदावार जो है वो की जाती है, ज़्यादा पैदावार की जाती है और डिसीज रेजिस्टेंस पैदावार जो है फसल की होती है। नंबर 2 आ गया जी इकोनॉमिक वैल्यूज़। तो अब बायोडाइवर्सिटी की हमारी लाइफ में इकोनॉमिक वैल्यूज़ क्या है कि बहुत से जो लोग होते हैं जो कि वनवासी होते हैं, वन में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनके लिए अब समस्याएं क्या हो सकती हैं? कपड़े की, रहने की, खाने पीने की, मेडिसिन्स की, ठीक है, जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। तो वो डेली नीड्स को जो क्लोथिंग है, बिल्डिंग मटेरियल है, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स है, फ्रूट्स है, वो फॉरेस्ट से ही उनको मिलता है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं प्लांट्स पे लगते हैं और जो बिल्डिंग मटेरियल भी उनको वहीं से मिलता है, लकड़ी से ही वो अपना रहने के लिए जो अपना एक जो है आश्रय बनाते हैं। द फिशरमैन टोटली डिपेंड ऑन फिश एंड अदर ईटेबल एक्वेटिक एनिमल्स। जो मछुआरे होते हैं वो ज़्यादातर मछली पालन का काम करते हैं और जो एडिबल एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उस पर ही उनका जो है वो लाइफ चलती है। एग्जाम्पल के तौर पे अ सिंगल ट्री प्रोवाइड्स सो मैनी प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो जो एक ट्री है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें देता है जिसका कि आर्थिक रूप में बहुत महत्व होता है। ठीक है,
तो it is a habitat for living things. It also plays a role in conserving soil and water etc. तो इस तरह से यह जीवित चीज़ों का आवास है। यह मिट्टी और पानी आदि के संरक्षण में भी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो नमी है ज़मीन की उसको बनाए रखते हैं, ठीक है, पानी को सोख के रखते हैं, तो जो वहाँ का ज़मीन होता है वो फर्टाइल रहता है। तो इस तरह से जो जैव विविधता है उसका हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। देन कम्स सोशल वैल्यूज़। अब इसकी सामाजिक जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? द ट्राइबल कम्युनिटीज़ विच कीप अ क्लोज रिलेशनशिप विद बायोडाइवर्सिटी आर ऑल्सो कॉल्ड एज इकोसिस्टम पीपल. दे टेक बायोडाइवर्सिटी एज टू बी अ पार्ट of their livelihood. They cultivate many crops at a time in traditional ways, and if any way a crop fails, the other crops act as an insurance to compensate the loss. अब ये जो जैव विविधता के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले जनजातीय समुदाय जो होते हैं को पारिस्थितिक तंत्र के लोग भी कहा जाता है। वे जैव विविधता को अपनी आजीविका का एक हिस्सा बना लेते हैं, क्योंकि वो अब इसके साथ ही जो है अपना निर्वाह करते हैं, तो उसकी आजीविका का यानी कि ब्रेड एंड बटर उनका इसी से चलता है। वे पारंपरिक तरीकों से यानी कि पुराने तरीकों से एक समय में कई फसलों की खेती करते हैं, और अगर फिर भी कोई फसल अगर उनमें से ख़राब हो जाती है तो अन्य फसलें नुकसान की भरपाई के लिए बीमे का काम करती हैं, क्योंकि एट ए टाइम वो बहुत सारी क्रॉप्स जो हैं वो वहाँ पे कल्टीवेट करते हैं, और अगर उनमें से एक आधी किस्म की कोई जो फसल है वो बेकार हो भी जाती है तो उनको दूसरी फसलों से कंपनसेशन मिल जाती है। अब इसकी कल्चरल वैल्यूज़ भी है बायोडाइवर्सिटी की। वो क्या? मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन कल्चर। बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनका कि जो ह्यूमन कल्चर है उसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और उसे उनसे अलग नहीं किया जा सकता। इन इंडिया प्लांट्स लाइक तुलसी एंड पीपल हैव बीन कंसीडर्ड एज सेक्रेड। अब भारत में जो तुलसी है और पीपल नाम का जो पेड़ है उसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। पीपल वर्शिप दैम, और लोग उसकी पूजा करते हैं, पीपल की भी और तुलसी की भी। मैनी बर्ड्स एंड स्नेक्स आर टू वर्शिप। जो बहुत सारे स्नेक्स हैं, बर्ड्स हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान देयर इज़ अ फेस्टिवल कॉल्ड नाग पंचमी इन विच स्नेक्स आर वर्शिप्ड। और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में तो एक फेस्टिवल ऐसा भी है जिसमें जो नाग होते हैं उनकी पूजा की जाती है, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? नाग पंचमी के नाम से। इन आवर कंट्री लार्ज नंबर ऑफ sacred groves are preserved by tribal people in several states for conserving biodiversity. तो इस तरह से जो देश में जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई राज्यों में जनजातीय लोगों द्वारा बड़ी संख्या में पवित्र उपवनों को संरक्षित किया गया है, और वहाँ पे जाके जो लोग हैं वो अपने जो रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उनको जो निभाते हैं। नेक्स्ट कम एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यू। एस्थेटिक होती है सौंदर्यात्मक, ठीक है, और रिक्रिएशनल वैल्यूज़ क्या होती है? मनोरंजनात्मक। तो सौंदर्यात्मक अनुभूति कैसे होती है इंसान को? बायोडाइवर्सिटी के साथ। द बायोडाइवर्सिटी इज अ सोर्स ऑफ ब्यूटी, वंडर, जॉय एंड रिक्रिएशनल प्लेजर फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ नेचर लवर्स। अब जो प्रकृति को प्यार करने वाले लोग होते हैं उनके लिए बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत तरीक़ों से एक स्रोत बनती है इंजॉयमेंट का, सौंदर्यात्मक अनुभूति का। कैसे? कि उसकी ब्यूटी उनको बहुत अच्छी लगती है, प्रकृति की बहुत सारे वंडर्स हैं प्रकृति में, ठीक है, जिसको देखने से, जैसे वाटरफॉल हो गए या बहुत सारे उपवन हो गए जो इतने खूबसूरत होते हैं कि जिन्हें देख के मन जो है वो मोहित हो उठता है, खुशी मिलती है
और रिक्रिएशनल प्लेजर जो है वो हमें मिलता है। ऑब्जर्विंग लीव्स चेंजिंग कलर इन ऑटम सीजन में जो है वो जो पत्ते हैं उनका कलर चेंज होता है वो बहुत अच्छा लगता है। स्मेलिंग अरोमा ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स जो होते हैं उनका स्मेल करना बहुत अच्छा लगता है। वॉचिंग द डांस ऑफ पीकॉक आर सम ऑफ द प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस। अगर आप खुले एरिया में जाते हैं, बागों में जाते हैं, वहाँ पे अगर आपको कहीं मोर नाचता हुआ मिल जाए तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। दैट कैन नॉट बी बॉट विथ मनी। और इस तरह की खुशी जो आपको मिलती है कि किसी झरने को देखा, किसी प्राकृतिक सीन को देखा, किसी बर्ड को देखा जो बहुत ही सुंदर है और उसे देख के आपका मन खुश हुआ, तो वो जो खुशी मिलती है वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, वो हमें प्रकृति की सुंदरता से ही मिलती है। तो नेक्स्ट इज टूरिज्म इज अनदर अट्रैक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब टूरिज्म जो है वो भी बायोडाइवर्सिटी के प्रति अट्रैक्शन का, आकर्षण का एक केंद्र है। टूरिज्म में रेंज फ्रॉम हॉलीडेइंग फॉर रिलैक्सेशन। अब छुट्टियाँ होती हैं, जून की छुट्टियाँ होती हैं, तो अक्सर जो आप लोग हैं बाहर घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो रिलैक्स होने के लिए जाते हैं, टू एक्सप्लोर नेचुरल और हिस्टोरिकल साइट्स, और प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थानों को देखने के लिए जाते हो, और रिलीजियस मोनूमेंट्स या फिर रिलीजियस मोनूमेंट्स को देखने के लिए जाते हो। टूरिज्म हैज़ मेड द टूरिस्ट इकोलॉजिकली अवेयर एंड एनकरेज देम टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब टूरिज्म जो है उसने टूरिस्ट को इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अवेयर किया है और बहुत ही उत्साहित किया है कि वो उस बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करके रखें। टूरिज्म हैज़ ऑल्सो प्रमोटेड रिसर्च एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडीज़। और टूरिज्म ने बहुत सारे जो वातावरणीय जो प्रभाव हैं उस पर जो खोज है उसको बहुत ज़्यादा जो मोटिवेट किया है। नेक्स्ट कम्स द साइंटिफिक वैल्यूज़। अब साइंटिफिक वैल्यूज़ क्या है? Biodiversity has different scientific values for different streams of scientists. अलग अलग जो स्ट्रीम के साइंटिस्ट हैं उनके लिए जो इसकी बायोडाइवर्सिटी की बहुत वैल्यू है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं, दे कैन एक्सपर्ट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू डेवलप हाई यील्डिंग एंड पेस्ट रेसिस्टेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब वाइल्ड वैरायटी को डोमेस्टिकेटेड वैरायटी के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है तो एक नई किस्म की वैरायटी जो है उसका एग्जिस्टेंस होता है, और वो वैरायटी जो होगी वो आपको उत्पादन भी ज़्यादा देगी और उसमें जो डिसीज रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं वो तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसको बहुत ही एक्सप्लॉइट करते हैं प्लांट्स से, और एनिमल्स जो हैं उनको भी जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक नई पैदावार जो है वो करते हैं। द बायोटेक्नोलॉजिस्ट है प्रोड्यूस्ड बीटी कॉटन, इट्स yield इज़ मच हायर एंड इज़ फ्री फ्रॉम अटैक ऑफ इंसेक्ट्स। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने बीटी कॉटन जो था उसको जो था प्रोड्यूस किया था, उत्पादित किया था, और इसका जो यील्ड मीन्स इसका उत्पादन जो था वो बहुत ज़्यादा था, और इसमें कीड़ा भी जो था वो बहुत कम लगता था। फ्री फ्रॉम अटैक ऑफ इंसेक्ट्स था, यानी कि कीड़ा लगता ही नहीं था। फॉर द साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद फार्मास्यूटिकल रिसर्च, और जो फार्मास्यूटिकल रिसर्च के साथ रिलेटेड साइंटिस्ट होते हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी को एक रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करते हैं फॉर मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ड्रग्स। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनका मेडिसिनल वैल्यू होता है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनसे कि कुछ दवाइयों में जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है बनाने में। तो इस तरह से वो लोग इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा जो है वो उठाते हैं। नेक्स्ट कम्स मेडिसिनल वैल्यूज़ कि अभी मेडिसिनल वैल्यूज़ क्या है। मैनी वैल्यूएबल ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, और वो कौन सी हैं? कुनीन येलो सिंकोना सोर्स है इसका और मलेरिया से बचाती है। पेंसिलियम से, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उसके लिए यूज़ की जाती है। डिजिटॉक्सिन जो है वो फॉक्सक्लॉप सोर्स जो है वहाँ से पाया जाता है, और हार्ट डिसीज़ के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी जो है ऑसिमम इसका सोर्स है, और फीवर सोर थ्रोट जो है उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो एट प्रेजेंट अबाउट 25% ऑफ ड्रग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम 120 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। तो 25% जो दवाइयाँ हैं वो 120
स्पीसीज जो हैं प्लांट्स के उनसे प्राप्त की जाती हैं. फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, biodiversity is a rich source of many commercial products like honey, wood, rubber, turpentine oil, sandalwood, dyes and waxes, etc. तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए बायोडाइवर्सिटी का इस्तेमाल करते हैं. तो इकोलॉजिकल वैल्यू क्या होगी? बायोडाइवर्सिटी हैज़ प्रोवाइडेड मैनी इन्वायरमेंटल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द मैनकाइंड. बायोडाइवर्सिटी ने बहुत सारे वातावरणीय जो सेवाएं हैं वो प्रदान की हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है. सच एज प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन. अब हमें ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की. मैक्सिमम प्लांट्स होंगे, मैक्सिमम ट्रीज होंगे तो मैक्सिमम हमें क्या देंगे? ऑक्सीजन देंगे. और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, अगर उसको कोई ऑब्जॉर्व ही ना करे तो सोचो क्या होगा. तो ये रिडक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. मेंटेनिंग द वाटर साइकिल एंड प्रोटेक्टिंग द सॉइल. और वाटर साइकिल जो है उसको मेंटेन करके रखते हैं क्योंकि ये अपनी जड़ में ये जो ट्रीज होती हैं पानी को सोख के रखती हैं, नमी बनी रहती है और जो भूमि है वो बची रहती है, उपजाऊ रहती है. वी नो दैट सर्वाइवल ऑफ वन स्पीसीज डिपेंड्स अपॉन मैनी अदर स्पीसीज इन मैनी अदर वेज. अब हम जानते हैं कि जो एक स्पीसीज है वो दूसरी स्पीसीज पे डिपेंड करती है, ठीक है. डिस्ट्रॉइंग वन स्पीसीज कैन लीड टू एक्सटिंक्शन और चेंज इन द सिस्टम. एक प्रजाति को अगर नष्ट करने से प्रणाली में विलुप्त होने या परिवर्तन होने की संभावना रहती है. जैसे कि डोडो पक्षी और कैलावरिस के बीच जो संबंध है उससे स्पष्ट होता है, ठीक है. अभी ये a tree called Calaveris major found on the island of Mauritius in the Indian Ocean is becoming extinct because its seed need to pass through the stomach of a dodo bird before they germinate. और इसका रीज़न क्या है कि हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप पर पाया जाने वाला कैलावरिस मेजर नाम का एक पेड़ विलुप्त हो रहा है, यानी कि ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इसके बीजों को अंकुरित होने से पहले डोडो पक्षी के पेट से गुजरना पड़ता है, ठीक है. और पक्षी जैसा बड़ा कबूतर डोडो विलुप्त हो चुका है. अब ये देखो, जब इस सीड को जर्मिनेट होने के लिए डोडो नाम के पक्षी के जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उसके पेट से गुजरने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब वो उसको खाएगा तो अंदर जो एंजाइम्स होंगे उसके साथ कुछ प्रक्रिया होगी और जब वो उसको जगह जगह पे डिस्पर्स करेगा, ठीक है, खाने के बाद में, तो क्या होगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा और वो तभी जर्मिनेट हो पाएगा. लेकिन अगर डोडो नाम का बर्ड ही नहीं है, ठीक है, तो फिर वो सीड जो है कैसे उसके पेट में से निकलेगा, कैसे उसके जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको जर्मिनेट करने का वो कैसे सक्सेसफुल हो पाएगा. तो इस तरह से वो जाति जो है विलुप्त हो जाती है. विलुप्त मीन्स ख़त्म हो जाती है. तो बहुत सारी प्रजातियां जो हैं वो विलुप्त हो गई बिकॉज ऑफ सम रीजंस, इन्वायरमेंटल रीजंस. तो ये था आपका वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी और कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. आई होप कि ये चैप्टर जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम.